ये कैसे हो आप सभी। तो एसएससी सीजीएल 2022 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी के साथ इसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। और आप सभी जानते हैं एसएससी ने अपने टायर 2 में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। अब जो है आपकी रीजनिंग प्लस जर्नल अवेयरनेस को भी टायर 2 में पूछा जाएगा। और आप जानते हैं जर्नल अवेयरनेस के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप ये भी जानते हैं हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी आपकी वो 1 नंबर की रहेगी। तो यानी कि 75 की अब आपके पास क्या हो गई, मेंस के टायर 2 के एग्ज़ाम में क्या हो गई, जर्नल अवेयरनेस हो गई। तो अब इस सेक्शन को आप स्किप नहीं कर सकते। तो मैंने आपके लिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के 20 बाइलिंगुअल मॉडल क्वेश्चन तैयार किए हैं। मैं आशा करता हूं कि इस टाइप के प्रश्न ही जो है आपसे टायर 2 एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे जाएंगे। आपकी कितनी तैयारी है देखते हैं, इस वीडियो में परखिएगा। हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा पॉज करके, और जो आपका स्कोर एंड में आएगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके जाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहले बात कर रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरल। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रेस्क्राइब्ड फॉर अ फेडरेशन टेकिंग द प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट्स एज यूनिट्स। भाई यदि आपने इन एक्ट के प्रोविज़न के बारे में पढ़ा है तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। आप पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 पास हुआ था 1919 का, उसमें रिकमेंडेशन 2 व्यक्तियों की थी। पहले थे एडविन मॉन्टेगू, जो उस समय क्या थे, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और दूसरे थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो उस समय भारत के क्या थे, वायसराय थे। तो इनके ही रिकमेंडेशन पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आया था 1919 का। अब इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या किया गया था, इनके द्वारा क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, डायरची को इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंशियल लेवल पर। कौन से एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ठीक है। और दूसरा है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में इन लोगों ने बाई कैमरल स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया था। एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। 2 हाउस इन्होंने बनाए, पहला लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको जो आगे चल के लोकसभा बनी, और दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको आज हम वर्तमान में राज्यसभा के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों जो बदलाव अभी आपने सुने हैं ये सारे हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की वजह से। तो पहला क्या कहता है कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव। ये भी सही है, क्योंकि जो उस समय जो वायसराय की जो काउंसिल हुआ करती थी उस समय, उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, उसमें 8 मेंबर्स थे, जिसमें से 3 जो है भारतीय हो गए थे, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी उसमें जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती थी वो भी इंक्रीज कर दी गई थी। तो एक तरीके से पहला पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी एसएससी ने काफ़ी बार टायर 1 में पूछा है कि जो फेडरेशन इंट्रोड्यूस किया गया था वो निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था फेडरेशन का कंसेप्ट, तो उसका भी आंसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पे दोनों ही कथन हमारे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये आपको मैच करना है। ये कुछ कमेटी हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी। आप जानते हैं जब हमारा संविधान बना था तो बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी, अलग अलग कमेटी को अलग अलग काम सौंपा गया था, और अलग अलग कमेटी के अलग अलग हेड भी थे। तो अक्सर ये हेड हमसे जो है इन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के दौरान जो बने थे वो हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे है आपका स्टीयरिंग कमेटी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। यदि आपने क्वेश्चन पहले वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, ठीक है। चलिए मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ मैंने कमेटी लिखी हैं और उनके आगे हेड लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, जो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, उसके चेयरपर्सन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर,
कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी तो हम सभी जानते हैं, जिसने हमारे संविधान का प्रारूप खाका तैयार किया था, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। फंडामेंटल राइट सब कमेटी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे जी JB कृपलानी। हाउस कमेटी थी वो थे B पत्ताभी सीता रमैया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी हैं हमारी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी हैं, जिनके अलग अलग चेयरमैन मैंने भी आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो अभी मैं आपसे जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था ये वाला, अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा? स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फंडामेंटल राइट सब कमेटी थी, जो उसके अध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया था, चेयरमैन कौन थे? JB कृपलानी थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी कमेटी थी उसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट? आपको बतानी है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे संविधान को लेकर सत्य हैं। वीडियो पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला पॉइंट क्या है कि पॉपुलर सोवेरेनिटी एंड अडल्ट फ्रेंचाइजी आर बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हमारी संप्रभुता है और जो हमारा एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यानी कि वयस्क होके 18 साल की उम्र में मताधिकार का यूज़ करते हैं, तो ये हमारे बेसिक फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फॉर एज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज कंसर्न इज रिजिड। जहाँ पर बात होती है डिवीजन ऑफ पावर की सेंटर और स्टेट के बीच में, वहाँ पे हमारा संविधान क्या है? रिजिड है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ सिविल एंड इकोनॉमिक राइट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो बात करता है सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स जो हैं, जो वो क्या है? इंटरडिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंट है। चौथा कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस डायरेक्ट कंट्रोल बाय पीपल सच एज रेफरेंडम, इनिशिएटिव एंड रिकॉल। देखिए फोर्थ पॉइंट कहीं खटक रहा है हमें, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल बाय पीपल नहीं होता। पीपल एक अपना जो है एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं वोट के माध्यम से, जो आगे लोकसभा में जाके उनको रिप्रेजेंट करता है लोगों को। ठीक है, अपना जनप्रतिनिधि लोग चुनते हैं, ना कि रेफरेंडम जैसे इनिशिएटिव हमारे संविधान में है। तो ऑप्शन 4 तो इसका नहीं होगा। तो यहाँ पे यदि आप देखिए ऑप्शन बी में भी 4 है, सी में भी 4 है, डी में भी 4 है, एक ही बच गया हमारे पास ऑप्शन ए। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ये हमारे क्या हो जाएंगे? सही। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यदि आपने संविधान में आर्टिकल 74 पढ़ा है, आर्टिकल 74 की डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि हमारे देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे, और ये क्या करेगी? एड एंड एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को, ठीक है, उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एड एंड एडवाइस होगी उसके बाध्य होंगे। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जहां पर जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने डिस्क्रेशन पावर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसकी एड एंड एडवाइस का। अब वो कौन कौन सी पोजीशन है वही आपसे इस क्वेश्चन में पूछी जा रही थी। मैं आपको एक बार बता देता हूँ वो कौन कौन सी पोजीशन होती हैं। अब मान लीजिए इलेक्शन हुआ, बहुत सारी पार्टियाँ जीत गई, कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं आई, ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर चुना जाना है, प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है? अपॉइंट करना है। तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होंगे वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करेंगे। जैसे पॉइंट 1 में बताया गया है कि इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम अमंग द कंटेंडर्स व्हेन नो सिंगल पार्टी अटेन्स मेजोरिटी आफ्टर इलेक्शन टू द लोकसभा। इस केस में क्या होगा? प्रेसिडेंट जो होंगे हमारे वो अपने डिस्क्रिशन पावर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद क्या कहा गया है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, वोटेड आउट हो गई है, ठीक है, रिज़ाइन दे दिया है उन्होंने, अब नई इलेक्शन होने हैं, तो उसमें भी जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने डिस्क्रिशन पावर का इस्तेमाल करता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आफ्टर बीइंग वोटेड आउट एंड आफ्टर रिजाइनिंग एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसोल्व द लोकसभा, कि आप लोकसभा को डिसोल्व कर दीजिए, एंड
एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शन, और नए इलेक्शन होंगे तो इस पे भी जो प्रेसिडेंट होगा फिर क्या करेगा, अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करेगा इस डिसीजन के लिए। जो पॉकेट वेटो होती है वहाँ पे भी डिस्क्रिशनरी पावर का प्रेसिडेंट अपना यूज़ करते हैं। हाँ, यदि कोई भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा कोई भी एडवाइस है उसको प्रेसिडेंट जो होंगे हमारे एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेज सकते हैं। कोई भी बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास आया है तो उसको पुनः रिकंसिडरेशन के लिए जो है वापस से प्रेसिडेंट अपना भेज सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, लेकिन एक बार दोबारा से वो बिल पास हो गया तो फिर प्रेसिडेंट को साइन करना होगा, वो मैंडेटरी हो जाएगा। और यदि आपने संविधान के अमेंडमेंट 42 और 44 पढ़े हैं तो वहाँ पे भी जो है इस बारे में बात करी गई है कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो प्रेसिडेंट को जो एडवाइस के बारे में बात करी गई है 42 और 44 अमेंडमेंट में। वो आगे जब मैं मॉडल क्वेश्चन बनाऊंगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे अब मैंने आपको बता दिया, अब पढ़ते हैं पॉइंट। पहला क्या है, द चॉइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का चुनाव में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस प्रेसिडेंट पर बाध्य नहीं होगी। दूसरा, डिसमिसल ऑफ अ गवर्नमेंट विच रिफ्यूज टू क्विट आफ्टर हैविंग लॉस्ट इट्स मेजोरिटी इन हाउस ऑफ पीपल, यानी कि एक सरकार की बर्खास्तगी करने को लेके जो लोकसभा में अपना बहुमत खो देने के बाद भी सरकार छोड़ने का सरकार को छोड़ने से इनकार कर देती है। एलोकेशन ऑफ बिजनेस, जो अलग अलग पोर्टफोलियो बांटे जाते हैं मिनिस्टर्स के अमंग। चौथा है डिसोल्यूशन ऑफ द हाउसेज व्हेन अपील टू इलेक्टोरेट बिकम नेसेसरी। तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4। तो ये क्या हो जाएंगे, सारे ये ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 1, 2 एंड 4, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। फॉलोइंग आर एंश्राइन इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई ये डायरेक्ट प्रेम्बल से ही क्वेश्चन पूछा गया, यदि आपने प्रेम्बल पढ़ा है तो आप इसका आसानी से आंसर दे दोगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये सारी चीज़ें ना हमारे प्रेम्बल में लिखी हुई हैं। अब आपसे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहा है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद होना चाहिए कि पहले इक्वलिटी के बारे में बात करी गई है या फिर लिबर्टी की या जस्टिस की या फ्रेटर्निटी की या यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारे प्रेम्बल में कैसे दिया गया है, तो एक बार हम प्रेम्बल को ही देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये है हमारा प्रेम्बल। तो पहले हमारा क्या है, जूली, जूली माने जस्टिस, दूसरे पे लिबर्टी, ठीक है। फिर आता है हमारा इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो पहले बात करी गई है किसकी, जस्टिस की, तो ऑप्शन जो हमारा 3 होगा, 3 पहले आ जाएगा। फिर बात करी गई है किसकी, लिबर्टी की, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका लिबर्टी ऑफ थॉट। फिर बात करी गई है तीसरे नंबर पे इक्वालिटी की, तो तीसरे पे आ जाएगा हमारा 1। चौथे पे बात करी गई है फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ देखिए फ्रेटर्निटी की बात करी गई है। और फिर करी गई है हमारी पांचवें पे आ जाएगा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा 3, 2, 1, 4, 5, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन वर क्रिएटेड और ग्रांटेड फुल स्टेटहुड। यहाँ पे कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं, आपको इनके फॉर्मेशन या फिर जब इनको फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला था उस डेट के हिसाब से, उस ईयर के हिसाब से आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो इसका हम आंसर ही देख लेते हैं। ये तो आपकी एक स्टैटिक नॉलेज हो गई। तो यहाँ पे मैंने देखिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बता रखा है कि आंध्र प्रदेश कब बना, नागालैंड कब बना, महाराष्ट्र कब बना, हरियाणा कब बना। तो यहाँ पे सबसे पुराना तो आपको क्या दिख रहा है, मेरे को आंध्र प्रदेश ही दिख रहा है। दूसरे नंबर पर मेरे को महाराष्ट्र दिख रहा है, तीसरे पे मेरे को नागालैंड और चौथे पे हरियाणा। तो इस प्रकार से हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बन गया 1, 3, 2, 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाई विच ऑफ द फॉलोइंग वेज अ पर्सन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें 4 जो हैं आपके वेज दिए गए हैं, 4 रास्ते दिए गए हैं जिससे आप इंडिया का सिटीजन बन सकते हैं। अब यहाँ पे दे रखे हैं आपको कितने ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन दे रखे हैं कि 5 तरीक़ों से बन सकते हैं। यानी कि ये तो हो गया कि इनमें से एक तरीका इसने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। यदि वो गलत तरीका हमें पता चल जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। पहला है जी बाय बर्थ, ठीक है। जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसके तहत बाय बर्थ हम इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं।
दूसरा बाय डिसेंट, बिल्कुल। तीसरा बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन से करवा के आप जो है ले सकते हैं। चौथा है नेशनलाइजेशन, और पांचवा है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब युद्ध के दौरान हमने यदि कोई टेरिटरी जीत ली और उसको इंडिया में मिला लिया, ठीक है, और फिर वो क्या हो जाएगा, वहाँ के जितने भी नागरिक होंगे वो सारे क्या होंगे, इंडियन कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला बाय बर्थ, बाय डिसेंट और बाय रजिस्ट्रेशन, ये तो हैं हमारे, और पांचवा बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जो बच गया आपका नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन ऐसा कहीं नहीं मेंशन है कि आप नेशनलाइजेशन से जो है इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इंडिया जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें बात करी गई है 4 तरीकों की, 4 वेज की मैं आपको बता रहा था। बर्थ, पहला हो गया बर्थ, दूसरा डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, और चौथा है आपका नेचुरलाइजेशन, ठीक है। अब बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन से आप सभी जानते हैं, ठीक है, इनके मीनिंग से ही साफ हो जाता है कि किस किस तरीके से हम सिटीजनशिप ले सकते हैं। चौथा है नेचुरलाइजेशन। ये क्या होता है? नेचुरलाइजेशन में क्या होता है कि यदि आप इंडिया में 12 साल से रह रहे हैं या 12 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं तो आप नेचुरली इंडिया के सिटीजन बन जाते हैं। इसके लिए आपको जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी नेचुरलाइजेशन। तो इसका आंसर फिर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 1 2 3 5। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे रिट के बारे में क्वेश्चन है। पहला है आपका, रिट ऑफ मैंडेमस इज अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बट आल्सो अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। दूसरा है, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। यदि आपने रिट के बारे में पढ़ा है तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाओगे। तो अटेम्प्ट करिए, खोजिए इसका आंसर क्या है राइट। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या राइट आंसर है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिट ऑफ मैंडेमस की। मैं आपको सारी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हैप्पियस कॉर्पस आप सभी जानते हैं, 24 घंटे से ज़्यादा आपको जेल में नहीं रखा जा सकता, आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यू मे हैव द बॉडी, इसका मतलब होता है। मैंडेमस, जो कि अभी हमसे क्वेश्चन में ही पूछी गई है, इसका मतलब होता है वी कमांड, ठीक है, वी कमांड। तो ये किसके लिए इशू करी जाती है? जो लोअर कोर्ट होती हैं उसके लिए भी इशू करी जाती है, साथ ही साथ जो पब्लिक अथॉरिटी होती हैं उसके लिए भी मैंडेमस का यूज़ किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट में हमारे क्या कहा गया था? द रिट ऑफ मैंडेमस इज अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बट आल्सो अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो पहला कथन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरसरी, सरसरी क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड। इसका मतलब क्या होता है? यदि किसी लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है किसी केस में, तो जो हायर, उससे ऊपर की जो हायर कोर्ट होगी वो सरसरी लगा के जो ऑर्डर पास किया गया है इन्फीरियर कोर्ट के द्वारा उसको क्वैश कर सकती है, ठीक है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन होता है कि कोई भी केस यदि किसी इन्फीरियर कोर्ट में चल रहा है तो जो सुपीरियर कोर्ट होगी वो प्रोहिबिशन की रिट लगाकर उससे वो जो प्रोसीडिंग केस की चल रही है उसको मंगवा सकती है, उस पर्टिकुलर केस को अपने पास मंगवा सकती है, ठीक है। तो ये होता है प्रोहिबिशन। क्यू वारंटो होता है जी आपका, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, किस बिहाफ पे आप जो है इस पद पर, किस अथॉरिटी से आप जो है इस पद पर आप काम कर रहे हैं। टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड। अब प्रोहिबिशन हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी, तो प्रोहिबिशन जैसे प्रोसीडिंग चल रही है इन्फीरियर कोर्ट में तो हायर कोर्ट जो है उसको प्रोहिबिशन की रिट लगाकर अपने पास उस केस को मंगवा सकता है। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। तो यहाँ पे देखिए बात करी गई थी इन्फीरियर कोर्ट की, चाहे ट्रिब्यूनल हो गया आपका, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो गई, तो इनके खिलाफ जो है आपकी प्रोहिबिशन की रिट इशू करी जाती है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जो मुकदमे होंगे वो तो कोर्ट में ही चलेंगे ना, तो इसलिए प्रोहिबिशन की जो रिट होगी वो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ ही इशू करी जाती है। तो हमारे यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 आर राइट। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एसोसिएशन। देखिए इससे पहले, इससे तकरीबन 10-12 वीडियो पहले आप मेरे वीडियो चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के फेमस केस हुए हैं उनको आपको डिटेल में बताया है। तो यदि आपने वो वीडियो देखी है तो इसका क्वेश्चन आप आसानी से दे दोगे आंसर इस क्वेश्चन का। पहला है जी, ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि जो इंदिरा साहनी का केस था वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी गई थी उसमें। ये तो गलत है क्योंकि इंदिरा साहनी के केस में तो जो ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में बात करी गई थी।
मिनर्वा मिल केस, इन्वोकेशन ऑफ आर्टिकल 356, मिनर्वा मिल केस में जो प्रेसिडेंट रूल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, मिनर्वा मिल केस में ऐसा कुछ नहीं था। मेनका गांधी केस के बारे में बात कर रहा है, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर ऑफ लॉ। फिर आपका गोपालन केस, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इस क्वेश्चन का सीधा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, मेनका गांधी केस, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर ऑफ लॉ। एक और क्वेश्चन देके मैं आपके इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ अच्छे से। अब यहाँ पे आपको मिलान करना है, वीडियो पॉज करिए, इसको अटेम्प्ट करिए। चलिए अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। इंदिरा साहनी का केस अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ था, रिजर्वेशन ऑफ द ओबीसी, ठीक है, बैकवर्ड क्लास है, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो ऑप्शन ए आपका कनेक्ट कर रहा है 3 से। फिर है जी मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल केस में रिवाइवल ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात करी गई थी, ठीक है, बी का हो जाएगा आपका 4, बी का हो जाएगा जी आपका 4। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, तो ऑप्शन सी हो जाना चाहिए फिर हिसाब से आपका राइट आंसर। एक बार मैं आपको केस में बता देता हूँ कि कौन कौन से केस में क्या था। जो हमारा शंकर प्रसाद का केस था ना जी, इसमें बात करी गई थी, जो हमारा पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, उसको चैलेंज किया गया था। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान आर्टिकल 360 के तहत जो पार्लियामेंट को पावर दी गई अमेंड करने की, उसके तहत जो है वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को। मिनर्वा मिल केस में क्या बात हुई थी, मिनर्वा मिल केस में कहा गया था कि हाँ आपके पास पावर है संविधान को जो है संविधान में अमेंडमेंट करने की, लेकिन आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट किस में कहा गया था, मिनर्वा मिल केस में। और इंदिरा साहनी के केस में तो मैंने भी आपको बता ही दिया कि जो जुड़ा हुआ था ओबीसी रिजर्वेशन से, 1992 में ये इम्प्लीमेंट हो गया था ओबीसी रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद इंदिरा साहनी केस में। अब यहाँ पे देखिए भाई, इंदिरा साहनी का केस हो गया, मिनर्वा मिल केस हो गया, शंकर प्रसाद केस अभी मैंने आपको बताया, शंकर प्रसाद केस में मैंने आपको कब बताया, फंडामेंटल राइट के अमेंडमेंट से। तो यहाँ पे देखिए पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो डी का हमारा क्या हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा। अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा सी के लिए क्या बचा 2, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। नेक्स्ट है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेटमेंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिगार्डिंग, आपको बतानी है कौन सी सही कौन सी गलत। पहली क्या कहते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं वो डायरेक्टिव्स इन नेचर ऑफ आइडियल ऑफ स्टेट, राज्य के आदर्शों की प्रकृति में निर्देश हैं। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसिंग एंड शेपिंग द पॉलिसी ऑफ स्टेट, राज्य की नीति को प्रभावित और आकार देने वाले निर्देश हैं। तीसरा है नोट अमेंडेबल, जो डीपीएसपीज हैं वो अमेंडेबल नहीं है। तीसरा पॉइंट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं यदि आप पढ़ोगे तो आप पाओगे बाद में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अमेंडमेंट किए गए थे। तो इस तरीके से हम ये तो नहीं कह सकते फिर कि ये अमेंडेबल नहीं है। तो देखिए ऑप्शन 3 जिसमें होगा वो गलत होगा। यहाँ पे देखिए इसमें 3 है, ये भी गलत है, इसमें 3 है, ये भी गलत है। 1 2 यहाँ पे 3 भी लिख लीजिए, क्योंकि 1 2 तो इसका फिर आंसर ही बन जाएगा ना, क्योंकि पहला भी सही है दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1 और 2 क्या हो जाएंगे राइट आंसर। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, एक जस्ट शॉर्ट ब्रीफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ आपको कि जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस कंसेप्ट को लिया है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की बात करता है, और ये हमारे संविधान के पार्ट 4 में दर्ज करी गई हैं। जो डीपीएसपी हैं, ठीक है, वो क्या है, नॉन जस्टिसिएबल हैं, ठीक है, नॉन एनफोर्सिएबल भी हैं, यानी कि किसी इलाके इनको हम एनफोर्स नहीं कर सकते कोई कानून बनाकर, ठीक है। ये जस्ट आपके लिए क्या है, एक राज्य के लिए दिशा निर्देश हैं कि कैसे आपको इनको ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए पॉलिसी का निर्माण करना है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये फंडामेंटल राइट की सबॉर्डिनेट भी नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये तो हो गया हमारा। अब 12वें क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटी कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट। अब ये क्वेश्चन हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, एक बार पॉज करिए, अटैम्प्ट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको ना इसके इम्पोर्टेंट
पॉइंट जो है कि रिवाइज करवा देता हूँ फंडामेंटल ड्यूटी के। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमने लिया है रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट हुआ। संविधान के पार्ट 4A में इनके बारे में बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटी के, और इनको हमारे संविधान में 42वें अमेंडमेंट के तहत जो है इसको लाया गया था 1976 में। और जो कमेटी थी जिसने इनको रिकमेंड किया था, उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह। पहले तो हमारे संविधान में जो है सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, लेकिन बाद में 86वां अमेंडमेंट हुआ 2002 में, और हमने एक और नई फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी। जो हमारी सारी 11 यानी टोटल कितनी हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये हमें आर्टिकल 51A में सारी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो जैसे कि जो हमारी अभी मैंने बताया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल थी। उसी तरह हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी क्या है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर हैं। अब देख लीजिए पॉइंट की पहला क्या कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैन बी एनफोर्स्ड थ्रू रिट ज्यूरिसडिक्शन। नहीं, आप नहीं एनफोर्स कर सकते। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमारा गलत हो गया। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स एडोप्शन। जब से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अडोप्ट किया है तब से हमारे संविधान का क्या है, पार्ट है। ऐसा भी नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था 42वें संविधान संशोधन के बारे में, जो कि 1976 में हुआ था। तीसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ बिकम अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया। ये भी हमारा पॉइंट क्या है, सही है। तो ऑप्शन पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 फॉलो करते हैं, तो इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 3 एंड 4 हमारे क्या हैं, ट्रू हैं। हाँ जी, ये फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13वां है, ये फंडामेंटल ड्यूटी से जुड़ा हुआ है। अटैम्प्ट करिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, पहला पॉइंट क्या कहा गया है कि टू प्रोटेक्ट द सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बात करी गई है, टू प्रोटेक्ट द सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये हमारा कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटी के दौरान। पहला हमारा क्या है, ठीक है। टू सेफ गार्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी, कहीं भी प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं कही गई है। तो जहाँ जहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 आपको दिख रहा है, 2 नंबर पॉइंट, तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसलिए ऑप्शन ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, और एक ही बचा हमारे पास ऑप्शन डी। तो 1 एंड 3 हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमने बात करी है सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने की, और टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ की। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी। देखिए, यहाँ पे बात करी गई है आर्टिकल 368 के रिगार्डिंग। देखिए, यदि आप आर्टिकल 368 के बारे में जानते होंगे कि पता है कि जो पावर देता है पार्लियामेंट को संविधान को अमेंडमेंट करने की। अब संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं वो 2 मेजोरिटी से किए जाते हैं। पहला होता है सिंपल मेजोरिटी, और पहला होता है स्पेशल मेजोरिटी, और दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस जो हाफ ऑफ स्टेट्स हैं वो रेटिफिकेशन देंगे बाय सिंपल मेजोरिटी। तो इन 2 मेजोरिटी से हम जो है संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, जो कि आर्टिकल 368 में बताया गया है। लेकिन संविधान में कुछ ऐसे अमेंडमेंट भी हैं हमारे जो हम सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से ही कर देते हैं। अब ये जो सिंपल मेजोरिटी से जो अमेंडमेंट करे जाते हैं ना, इनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कैटेगरी में, आर्टिकल 368 की कैटेगरी के दौरान किए गए अमेंडमेंट की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। दीज अमेंडमेंट आर नॉट डीम टू बी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, जो सिंपल मेजोरिटी से किए जाते हैं। अब सिंपल मेजोरिटी से क्या क्या किया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी से आप किसी भी स्टेट को नया स्टेट बना सकते हो, उसकी बाउंड्री को, उसके एरिया को अल्टर कर सकते हो, उसके नाम को बदल सकते हो। ठीक है, जो किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एबोलिश और क्रिएट कर सकते हो। ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़ हो गया। सिटीजनशिप है, उसका एक्वाइजेशन और टर्मिनेशन की बात हो गई। इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, 5th शेड्यूल में और 6th शेड्यूल में जो ट्राइबल एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया की बात करी गई है। तो इसमें जो बदलाव होंगे, इसमें जो अमेंडमेंट होंगे, वो हम सिंपल मेजोरिटी से हम क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं इन सभी प्रोसीजर को। इसके लिए हमें कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए। अब देख लेते हैं
अल्टरेशन ऑफ नेम, बाउंड्री एंड एरिया ऑफ स्टेट, अभी मैंने आपको बताया, ये हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। एबोल्यूशन ऑफ सेकंड चैम्बर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी मैंने आपको बताया, ये भी हम कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि शेड्यूल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 3 एंड 4, क्योंकि ऑप्शन पॉइंट नंबर 1 भी वैलिड है, पॉइंट नंबर 3 भी वैलिड है और पॉइंट नंबर 4 भी वैलिड है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यदि आपने पढ़ा है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान के हैं, तभी आप इसका आंसर आप दे पाओगे। तो पहला क्या कह रहा है कि रिपब्लिकेशन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भाई हम रिपब्लिक गवर्नमेंट हैं, हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, ये तो एक प्राइम आप इसको बोल सकते हैं हमारे संविधान का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। दूसरा सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि सेकुलर वर्ड बाद में जोड़ा गया था, लेकिन इसको भी क्या माना जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है हमारे संविधान का। डिवीजन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए 1 और 2 तो हमारे क्या हैं, सही हैं, और जो हमारा 4 फेडरल कैरेक्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी हमारा पार्ट है किसका, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। यदि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी डिसीजन आई हैं आज़ादी के बाद, उसके उन डिसीजंस के आधार पर जो है इंटरप्रेटेट किया गया है कि संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं ये पॉइंट है। यदि आप लिखोगे गूगल में जाके कि कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर हैं संविधान के, तो बहुत सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 4। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट और कैरेक्टरिस्टिक, जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, फेडरल सिस्टम होता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और यूनिटरी सिस्टम होता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट गवर्नमेंट तो हमारे देश के अंदर है। जब हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो जो आपने पढ़ा होगा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक बेसिक फीचर होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आपने अब यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे एक सरकार होती है, तो वहाँ पे सारी की सारी पावर क्या होगी, सेंट्रलाइज होगी पावर। तो डी का हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए ए का हमारा 4 है और डी का हमारा 1 है, ए का 4 डी का 1, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए बी में क्या कहा गया है कि जो हमारा प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है वो सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट पे बेस होता है, और जो फेडरल सिस्टम है हमारा उसमें पावर्स का क्या होता है, डिवीज़न होता है। अब डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी हैं, फेडरल सिस्टम की, यूनिटरी सिस्टम की, पार्लियामेंट सिस्टम की और प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। फेडरल सिस्टम में आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको बता देता हूँ, ये गवर्नमेंट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे पावर को क्या किया जाता है, डिवाइड ऑफ पावर। देखिए डिवाइड ऑफ पावर एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, फेडरल सिस्टम का, जिसमें पावर जो होती है फेडरल गवर्नमेंट यानी कि जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट या फिर लोकल गवर्नमेंट होती है उसमें डिवाइड करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ पुंची कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप जानते हैं पुंची कमीशन का गठन किया गया था सेंटर स्टेट रिलेशन को सुधारने के लिए, उसकी रिकमेंडेशन के लिए, और ये गठन किया गया था 2007 में। रिपोर्ट इसने आई थिंक अपनी सबमिट करी थी वर्ष 2010 में। तो कौन कौन से रिकमेंडेशन पर जो है पुंची कमीशन ने बात करी थी, तो ये मैंने आपके सामने कुछ लिखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इवॉल्व हुए थे पुंची कमीशन के रिकमेंडेशन पर। तो यदि आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आंसर इसका आएगा आपका पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, कम्युनल वायलेंस एंड इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक मार्केट, सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, ये सारे रिकमेंडेशन आई थी सामने किसमें, पुंची कमीशन में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन जोनल काउंसिल्स आर करेक्ट। जोनल काउंसिल के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। वीडियो पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो जोनल काउंसिल होती है ना, ये हमारे संविधान में तो वर्णित है नहीं इनके बारे में, तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई गई हैं। तो यदि इनके संविधान में कहीं पे भी मेंशन नहीं है तो जाहिर सी बात है
ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होंगी, तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी होंगी, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इनको बनाया गया है। और जो जोनल काउंसिल होती है ना, उनका जो चेयरमैन होता है, जोनल काउंसिल का चेयरमैन हमारे देश का होम मिनिस्टर होता है। अब जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था 1956 का, उसके तहत हमारे देश में 5 जोनल काउंसिल, हमारे देश को 5 जोन में बांटा गया था, और हर एक जोन की हर एक क्या है, जोनल काउंसिल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दे ओ देयर एग्जिस्टेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत बात है, नहीं। मैंने अभी आपको बताया द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स ये एस्टेब्लिश करी गई हैं। देयर आर 5 जोनल काउंसिल, मैंने अभी आपको बताया कि 5 जोनल काउंसिल हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत जो बनाई गई थी। दे कोऑर्डिनेट रिलेशन अमंग द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे आर सेटअप अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956। अब यहाँ पे देखिए, आपका पहला कथन बिल्कुल गलत है, और जो आपके दूसरा कथन, ये पढ़ लीजिए आप, ये एक ब्रीफ मैंने अभी आपको सारा बातों बातों में बता दिया है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो बाकी के जो बच गए 2, 3, 4 वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो निम्नलिखित में से कौन से जो है परिणाम अनिवार्य रूप से नहीं हो सकते प्रेसिडेंट रूल के। एक बार मैं प्रेसिडेंट रूल का ब्रीफ बता देता हूँ कि आर्टिकल 356 में इसमें बारे में बात करी गई है, और जो प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्या होता है, ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है तो जो गवर्नर होता है वो क्या करता है, कैरी ऑन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो गवर्नर होता है एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करता है उस राज्य की, बट अल्टीमेट जो हेड होता है उस स्टेट का वो प्रेसिडेंट होता है, उसी के बिहाफ पे गवर्नर आगे काम करता है। ठीक है, अब अपने इस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो गवर्नर होता है वो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी या फिर जो अदर एडवाइज़र हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी मदद ले सकता है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर दैट स्टेट लेजिस्लेचर्स पावर वुड बी एक्सरसाइज बाय पार्लियामेंट। ठीक है, अब प्रेसिडेंट ये डिक्लेयर कर सकता है कि उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको कौन एक्सरसाइज करेगी, पार्लियामेंट करेगी। तीसरा क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वुड बी ईदर सस्पेंडेड और डिसोल्ड बाय द प्रेसिडेंट। या तो सस्पेंड करी जाएगी या डिसोल्व करी जाएगी, ये कॉन्सिक्वेंसेज हो गया प्रेसिडेंट रूल का। व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन द प्रेसिडेंट कैन प्रोमल्यूगेट ऑर्डिनेंस विद रिस्पेक्ट टू स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, यदि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट फिर ऑर्डिनेंस, प्रोमल्यूगेट क्या है, ऑर्डिनेंस पारित कर सकता है उस राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉन्सिक्वेंसेज आपको पता चल गए कि डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और सस्पेंशन, डिसोल्यूशन और ये अभी मैंने आपको बताया, सस्पेंड और डिसोल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वुड ईदर बी सस्पेंडेड और डिसोल्व बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट, डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडी, लोकल बॉडी की कहीं भी बात नहीं करी गई है, ये कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं हो सकती प्रेसिडेंट रूल के। ठीक है, तो इसका आंसर फिर आपको हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि टेक ओवर ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, यदि प्रेसिडेंट ने जो है रिकमेंड कर दिया तो जो पार्लियामेंट होती है वो क्या करती है, फिर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को फंक्शन कर सकती है। तो इस हिसाब से 1 एंड 3 हो जाएगा जो आपके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी डन अंडर कंडीशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब राज्य में वित्तीय आपातकाल लगता है तो कौन कौन से कंडीशन जो हैं फॉलो करी जाती हैं, क्या क्या हो सकता है वित्तीय आपातकाल के दौरान, आपको बताना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, मैं आंसर आपको बताता हूँ। जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो पहला पॉइंट कह रहा है कि रिडक्शन इन नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री फॉर अफेक्टिंग इकोनॉमी, कि भाई जो हमारे देश के अंदर जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों की संख्या कम कर दो ताकि जो राज्य की इकोनॉमी है, देश की इकोनॉमी में बेहतर तरीके से काम कर सके। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान ऐसा कोई भी प्रोविज़न मेंशन नहीं किया गया है, तो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा गलत। दूसरा, एबोलिशन ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर। ऐसा कैसे, यदि वित्तीय आपातकाल लगा है तो आप जो स्टेट लेजिस्लेटिव की असेंबलीज हैं उनको कैसे एबोलिश कर सकते हो अपने खर्चे, देश के खर्चे बचाने के लिए, राज्य के खर्चे बचाने के लिए, तो काम कैसे होगा स्टेट में फिर। तो ऑप्शन 2 भी गलत हो गया, 1 भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी भी गया हमारा।
2 भी नहीं हो सकता, तो ए भी गया और बी भी गया, तो क्या बचा हमारे पास, सी ही बचा। तो ये हमारा राइट आंसर। रिडक्शन इन द सैलरी ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये हो सकता है। रिजर्वेशन ऑफ मनी बिल्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो खर्चे बचाने के लिए हम ये दोनों काम कर सकते हैं, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 वाला। तो बताइए कितने स्कोर आपने जो है इन 20 क्वेश्चन में से किया है, और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी वीडियो लगी, ये भी बताइए। अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या आपको और में जो है इंडियन पॉलिटी के ऊपर ऐसे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँ, ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।